हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम आपको पांचवा चैप्टर स्टार्ट किए थे, जो था रोजगार और सेवाएं यानी एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। और पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं दैट रोजगार और बेरोजगार का मतलब क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, फिर रोजगार और सेवा में क्या संबंध होता है, फिर सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था उसको समझे थे, और आर्थिक विकास के 3 क्षेत्रों को समझे थे। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट रोजगार का सृजन करने में यानी रोजगार का क्रिएशन करने में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का क्या योगदान है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कुछ और भी क्वेश्चंस, जैसे भारत जो है पूरे विश्व के लिए सेवा प्रदाता के रूप में किस प्रकार जाना जाता है। फिर हम आपको बताएंगे मानव पूंजी के प्रमुख घटकों के बारे में, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, और फिर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ सेवा क्षेत्रों को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमें समझना है दैट सेवा क्षेत्र उत्पन्न करने में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का क्या योगदान है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बिकॉज सेवा और रोजगार ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। अगर सेवा क्षेत्र उत्पन्न होगा तो रोजगार का भी सृजन होगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रोजगार का सृजन करने में सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान। तो देखिए, अभी हम बता दें आपको कि सेवा का क्षेत्र, अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र का, तो सेवा का क्षेत्र चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मतलब दोनों ही रोजगार का सृजन यानी दोनों ही रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होता है। यानी सरकारी और गैर सरकारी ये दोनों संस्थाएं लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। जैसे सोचिए खुद से कुछ समय के लिए कि अगर हम बात करें स्कूल का, तो स्कूल जो है ये सरकारी भी हो सकता है और साथ ही साथ स्कूल जो है गैर सरकारी भी हो सकता है। तो देखिए, स्कूल चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, चूंकि ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये सरकारी हो या गैर सरकारी, यहां रोजगार लोगों को मिलेगा ही। जो अगर गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वहां भी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, बहुत सारे शिक्षकों को, प्यून को, या और भी बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं स्कूल में, उनको रोजगार मिलेगा। और अगर वो गैर सरकारी भी होगा यानी नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट स्कूल भी होगा, फिर भी वहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी रोजगार उपलब्ध कराने में सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाएं। अब बात करें अगर हम कॉलेज का, तो ठीक वही कंडीशन यहां भी अप्लाई होगा। वहीं अगर हम देखें हॉस्पिटल के संदर्भ में, तो देखिए हॉस्पिटल में भी क्या होता है कि यहां भी मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल होते हैं, और दोनों प्रकार के हॉस्पिटल में लोगों को जो है रोजगार की प्राप्ति होती है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। या फिर हम बात करेंगे परिवहन वगैरह का, तो जैसे सरकारी बसें चलती है, प्राइवेट बसें चलती है, या ट्रेन वगैरह जो पूर्णतः सरकारी है, वहां काफी लोगों को उसमें रोजगार प्राप्त है। तो इसका मतलब यहां ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे बैंक की भी हम बात कर लेते हैं, तो बैंक में भी क्या होता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बैंक है, तो उसमें भी लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेवा का क्षेत्र चाहे सरकारी हो या अर्ध सरकारी, दोनों का दोनों रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक होता है। अब देखिए, चूंकि भारत की जनसंख्या इतना अधिक है कि सेवा के क्षेत्र बहुत विस्तृत होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया, जो अभी भी बेरोजगार है। और इनको रोजगार मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे तरह के कार्यक्रम, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, और हमेशा नए नए प्रोग्राम की शुरुआत करी जाती है बिकॉज भारत के बेरोजगार लोगों को भी रोजगार मिल सके। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से प्रमुख रोजगार के लिए योजनाएं चलाई गई है। तो देखिए, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं निम्नलिखित हैं, और इसमें सबसे पहले भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, और ये 1979 ईस्वी में चलाया गया था। फिर उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये 1980 ईस्वी में। फिर उसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी में ही शुरू किया गया। ग्रामीण भूमिहीन यानी जिसके पास जमीन नहीं है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में।
काम के बदले अनाज, ये 2004 में स्टार्ट किया गया। और नरेगा ये एक योजना है जिसे 2005 ईस्वी में शुरू किया गया। अब देखिए यहां जो नरेगा योजना है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसी का नाम बदलकर 2009 ईस्वी में मनरेगा रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है, पूछा जाता है कि कौन सी योजना कब शुरू किया गया था। जैसे 2019 में 10 क्लास के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया, 1989 ईस्वी में। तो आप इसके समय को याद रखेंगे कि कौन सी योजना की शुरुआत कब हुआ था। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए कुछ और छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। अब देखिए यह हम आपको बता रहे हैं कि भारत जो है ये विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में कैसे माना जाता है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि भारत जो है आज पूरे विश्व में सबसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है। यानी यहाँ युवाओं की संख्या, एक तो भारत की संख्या काफी विशाल है और उस विशाल जनसंख्या में मतलब अधिकांशतः ऊर्जावान यानी अधिक एनर्जी वाले युवा लोग ही हैं, यानी यंग पीपुल जो है यहाँ पे बहुत अधिक है, जिसके चलते और ये जो ऊर्जावान युवा लोग हैं ये युवा वर्ग के सभी लोग न ही केवल भारत में बल्कि विश्व के लगभग प्रत्येक हिस्से में, विश्व के लगभग सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि भारत को विश्व का सेवा प्रदाता कहा जाता है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, संभवतः शायद ही ऐसा होगा कि विश्व के किसी कोने में भारतीय व्यक्ति मौजूद नहीं हो। भारत के व्यक्ति जो है विश्व के हर एक हिस्से में पहुंचकर और वहां अपने सेवा का मतलब उत्पादन कर रहा है, तरह तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिसके चलते भारत को पूरे विश्व का सेवा प्रदाता कहा जा रहा है। अब आइए हम आपको समझाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्सिंग क्या होता है। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। तो देखिए सबसे पहली चीज कि आपको जानना है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है। तो देखिए वैसी कंपनियां जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर एक देश में नहीं बल्कि एक से अधिक देशों में अपना नियंत्रण रखती है, उसको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखिएगा कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कंपनी से संबंधित सेवाओं को अपने कंपनी से प्राप्त करने के बजाय किसी दूसरे स्रोत या किसी विदेशी स्रोत या किसी विदेशी संस्था से प्राप्त कर रही है तो फिर उसको हम बाह्य स्रोती कहेंगे। यानी जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कंपनी से संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। आज समझ में आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत की ये कंपनी है डाबर कंपनी। भारत की जो डाबर कंपनी है ये अपने कंपनी से संबंधित जो सेवाएं हैं ये नेपाल से प्राप्त करती है। समझिएगा आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि भारत की कोई कंपनी है ये किसी दूसरे देश से सेवाओं को प्राप्त क्यों करती है। तो देखिए इसका कारण यह है कि अपने से जो कम विकसित देश है वहां से सेवाएं प्राप्त किया जाएगा तो वहां पे सस्ता श्रम मिल जाएगा। और जैसे डाबर कंपनी ही है तो डाबर कंपनी को जो प्रोडक्ट उत्पादित करना है वह विदेश उस प्रोडक्ट को विदेशी श्रम के सहायता से विदेशी स्रोत की सहायता से प्रोडक्शन उसका कराएगा, जिसके चलते वहां सस्ते में ही उत्पादन हो जाएगा। और फिर उस सस्ते जब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा तो फिर उसका जो मार्केट प्राइस होगा वो भी कम होगा, जिसके चलते उसका प्रॉफिट अधिक होगा। तो यही कारण है कि कोई भी कंपनी आउटसोर्सिंग को यूज करती है और जनरली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है आउटसोर्सिंग के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। अब आइए हम आपको समझाते हैं दैट मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से। ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक होते हैं, तो 5, जिसमें 3 तो मूलभूत यानी 3 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। हम लोग पढ़े थे मनुष्य की 3 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी को कह सकते हैं भोजन, वस्त्र और आवास। और इस तीनों के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए, यानी हमारा हेल्थ भी ठीक ठाक होना चाहिए। और फिर हमें एजुकेटेड भी होना चाहिए, यानी हमारे पास एजुकेशन भी होना चाहिए। तो ये 5 चीज हुआ, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 मानव पूंजी के प्रमुख घटक माने जाते हैं।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएं कि रोजगार का सृजन करने में यानी सेवा क्षेत्र उत्पन्न करने में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का क्या योगदान है। फिर हम आपको बताएं कि बहुत सी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं रोजगार का सृजन करने के पर्पज से। फिर भारत जो है विश्व के सेवा प्रदाता के रूप में कैसे जाना जाता है, और बाह्य स्रोत क्या है, फिर मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। और अगले वीडियो में ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, छठा चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों क्या है इसको हम बढ़िया तरीके से समझाएंगे।